हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मजे में हैं? आई होप आप एकदम मजे में हैं। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बड़ा ही सिंपल है और टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब तक जो हम पढ़ रहे थे कि एक मूविंग चार्ज था और वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा था। तो हमें पता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है, Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब आज के इस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ होगा, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा हमको ये पता करना है। और उससे पहले हमें ये पता करना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो भाई उस पर फोर्स लगेगा क्यों। ठीक है, तो बहुत सिंपल थॉट है बच्चों। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है। ठीक है, केस फर्स्ट है हमारा कि स्ट्रेट वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है करंट कैरिंग वायर। ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए। तो सबसे पहली बात कि इस पर फोर्स लगेगा क्यों, हमें ये एक थॉट प्रोसेस बनानी है। मतलब हमको ये भी तो फील होना चाहिए कि हाँ भाई फोर्स लगेगा। क्लियर? तो बच्चों, करंट अब मैं यहाँ पर रीजन दे रहा हूं आपको बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना, कि फोर्स लगेगा क्यों। तो पहले तो चलिए कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आप कि वेन एवर अ करंट कैरिंग वायर इज placed in magnetic field, it experiences a force. Whenever a current carrying wire is placed in magnetic field, it experiences a force which is given as F is equal to IBL sin theta. F equal to IBL sin theta। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो। ठीक है, अब साहब ये तो हो गई कॉन्सेप्ट जो हमको अपने कहते ना एक छोटे से कोने में दबाकर रख लेनी है कि कहीं भी अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ देखते हैं तो समझ जाएं कि उस पर एक फोर्स लगने वाला है IBL साइन थीटा। अब बात आती है कि साहब क्यों लग रहा है ना, तो रीजन। अब आता है आपका रीजन कि ये फोर्स लग क्यों रहा है। ये भी तो हमको फील होना चाहिए कि भाई फोर्स लगेगा, है ना। तो बच्चों, ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट इज नथिंग बट इज द चार्ज इन मोशन। तो जब कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो मींस उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हाँ या ना। और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये तो हम अब तक पढ़ ही रहे थे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो जब करंट इसमें फ्लो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा और उन सब मैग्नेटिक फोर्सेज का जो वेक्टर सम होगा, वो रिजल्टेंट जो होगा, वो जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स होगा इस वायर पर लगने वाला फोर्स। तो बहुत सिंपल रीजन है, आप समझ गए होंगे कि यहां पर लिखेंगे कि करंट इज नथिंग बट द चार्ज in motion. Current is nothing but
द चार्ज इन मोशन। सही है। तो इन अ करंट कैरिंग वायर, in a current carrying wire, electrons are moving with drift velocity। याद आया? drift velocity vt। क्लियर? हर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव। सही है साहब। सो ईच इलेक्ट्रॉन experience a magnetic force। क्लियर? The resultant of these forces will be the force on current carrying wire। सिंपल। दिस इज द रीजन। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी हो बच्चों, वो क्या है? उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है। तो उन सब फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होता है वही उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला फोर्स होता है। क्लियर? अब साहब, अब हमको ये जो फॉर्मूला है ये ड्राइव करना है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है? तो अब यहां पर लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू IBL sin थीटा। अब हमको ये ड्राइव करना है साहब। तो देखिए बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले तो यहां पर एक चीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दी वायर इज इक्वल टू स्मॉल n। ठीक है ना? मतलब वायर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। क्लियर? अब देखिए इस वायर को मन की माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? मैग्नीफाई, जिससे हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाए। तो ये वायर है साहब, हमने इसी वायर को मन की माइक्रोस्कोप से क्या कर लिया? मैग्नीफाई। और सपोज इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। हैं भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता है, उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है? vd स्पीड से। हर एक इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से कर रहा है? vd स्पीड से। ठीक है? और तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू Q V D B साइन थीटा। क्लियर? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, इस पर लगा, इस पर लगा, इस पर, सब पर लगेगा। अच्छा एक चीज और, वायर की जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो लेंथ है हमारी कितनी? L। वायर की जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो कितनी है? L। ठीक है ना?
तो ये L लेंथ इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, बाकी जो लेंथ है वो बाहर है। और हमको वही, अच्छा, जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी वायर की, मतलब उस लेंथ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब पर फोर्स लगेगा। अब मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये तो ये जो लेंथ है इससे ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है कहने का मतलब उस पर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। तो कहने का मतलब जितनी लेंथ वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उस लेंथ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब पर फोर्स लगेगा, और उस लेंथ के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। ठीक है ना। तो ये हो गया साहब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। अब वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज वो है ए, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि एल लेंथ के अंदर जितनी, मतलब वायर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, क्योंकि हमको बस इतना पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है। अगर अब हमको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए तो हमें क्या करना है, बस कि भाई इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है इतना फोर्स तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर इतना फोर्स लगेगा। यूनिटरी मेथड है ना। तो देखिए एल लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना, ए, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वायर इमर्स्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वायर का कितना वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इमर्स्ड है, कितना वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है ना। तो वो हो जाएगा हमारा, देखिए भाई लेंथ हो गई एल, ये सिलेंडर ही तो बनेगा। अगर यहां से देखें हम तो ये हो गया वायर का क्रॉस सेक्शन इस तरह से। ठीक है। तो ये सिलेंडर बन गया। सिलेंडर की हाइट कितनी है, एल, और एरिया कितना है, ए। तो वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। क्या हो गया, ए इंटू एल। ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है बच्चों, ए इंटू एल। ठीक है। अब तो वायर का टोटल वॉल्यूम ए इंटू एल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब यूनिट वॉल्यूम में, वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन। ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में है एन इलेक्ट्रॉन, तो ए एल वॉल्यूम में कितने होंगे, एन ए एल, यूनिटरी मेथड। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम ए एल। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एन ए एल। ठीक है साहब, इतने इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है इतना फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है QVDV sin थीटा, है ना। तो इतने टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, इंटू NaL। नहीं, तो यहां पर लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन NaL इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू F इक्वल टू NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है कितना बच्चों, QVDV साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, इस Q की जगह पर हम E लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा E होता है। ठीक है ना। तो EVDV साइन थीटा। अब जरा देखिए, देखो बड़ा मजेदार फॉर्मूला बन के आएगा, F इक्वल टू N E A VD, NEAVD, याद आया कुछ, NEAVD, और ये हो जाएगा आपका BL साइन थीटा। क्लियर। ये रिलेशन आपने कहीं पढ़ा है, याद करिए।
NEABD रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद आया? तो NEABD किसके इक्वल होता था? I के। I इज इक्वल टू NEABD। तो ये हो गया हमारा I के इक्वल, तो यहां पर आ जाएगा F इक्वल टू I B L साइन थीटा। लो जी, ये हो गया था हमारा मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव। तो सिंपल था, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा, फिर हमने पता किया कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल इतना फोर्स लगेगा। सिंपल, बहुत सिंपल थॉट होती है बच्चों फिजिक्स में, बशर्ते के तरीके से और सिस्टमैटिक वे में चलते चले जाइए, सोचते चले जाइए, चीजें अपने आप आगे आगे चलती हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब साहब ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब साहब अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात आएगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो आप, ये मेरे ख्याल से 13th लेक्चर है, अब तक हम कई बार यूज कर चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? दो रूल है हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा हो गया साहब हमारा राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, पाम रूल नंबर 2। तो इनमें से आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें आप उसको यूज करिए और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालिए जो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है ना? अब बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो आपने कर लिया होगा ना। अब साहब अब आता है बच्चों के, अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे निकालें साहब फोर्स? क्या वायर करंट कैरिंग है, स्ट्रेट नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो देखिए आसान होती हैं चीजें। तो केस सेकंड है साहब के when a curved wire या और any arbitrary when a curved wire or any arbitrary shape wire is placed in magnetic field, ठीक है। when a curved wire or any arbitrary shape is placed in magnetic field, जैसे सपोज कीजिए कि ये साहब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है साहब हमारा करंट कैरिंग वायर कर्व्ड, क्लियर। और ये मान लेते हैं हम पॉइंट ए और ये पॉइंट मान लेते हैं हम बी, क्लियर। और इसमें करंट फ्लो कर रही है ये आई। तो अब वो कहेगा कि अब बताओ इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो अब कैसे करें? तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल चीजें होती हैं बच्चों, बशर्ते कि हमारा जो बेसिक है ना वो क्लियर होना चाहिए। मतलब जो फिजिक्स में जो एक लिंक होती है, मतलब चेन बनी होती है ना, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट लिंक होती है। तो जैसे अब पिछली जितनी भी बातें हैं वो हमको क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। तो देखिए अब कैसे करेंगे भी
एफ इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये फॉर्मूला निकाला था हमने अभी स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है ना। अच्छा यहां पर ये है थीटा इज दी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, ठीक है ना। अच्छा इस फॉर्मूले को, ये स्केलर फॉर्म है साहब, ये क्या है, स्केलर फॉर्म। मींस इस फॉर्मूले से आपको केवल फोर्स कितना लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा। डायरेक्शन आपको अलग से निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। मतलब ये फॉर्मूला हमको डायरेक्शन नहीं देगा, ये केवल हमें मैग्नीट्यूड देगा। तो ये हो गया स्केलर फॉर्म। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, भाई IL क्रॉस B, L क्रॉस B क्या हो जाएगा, LB साइन थीटा, तो LB साइन थीटा, तो वही तो आ गया। तो ये हो गया साहब हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, क्लियर। तो ये होती है साहब वायर, करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्स की वेक्टर फॉर्म, IL क्रॉस B। अब यहां पर एक चीज और देखिए, ये साहब हमारा वायर है कर्व्ड शेप का, तो इसकी एक छोटी सी लेंथ ली हमने कहीं भी, यहां मान लो, और ये हो गई हमारा DL की डायरेक्शन, ये क्या हो गई, DL की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में, क्लियर। तो इस DL पर कितना फोर्स लगेगा भाई, ये फोर्स हो जाएगा DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, क्लियर, सिंपल सी बात है भाई। IL क्रॉस B है ना, तो हम कितनी लेंथ पर निकाल रहे हैं फोर्स, DL लेंथ पर, तो IDL क्रॉस B। अब यहां पर लिखेंगे फिर टोटल फोर्स ऑन दी कंडक्टर। तो टोटल फोर्स के लिए हम क्या कर देंगे, जो हमने DF निकाला है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन DF, भाई एक DL यहां ली, एक DL यहां, एक DL यहां, सब पर DL पर अलग अलग फोर्स निकालेंगे, तो उन सबका वेक्टर सम ले लेंगे। तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DF IDL क्रॉस B, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इफ B एंड I, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आर कांस्टेंट, करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे, कांस्टेंट हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, तो F इज इक्वल टू I, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DL, और ऐसे इंटीग्रेशन DL, और ये हो जाएगा साहब क्रॉस B, लिख सकते हैं। I बाहर इंटीग्रेशन के, B बाहर इंटीग्रेशन के, और क्रॉस B, IDL नहीं, इंटीग्रेशन DL का मतलब क्या है बच्चों, हमने जितनी DL ली थी उन सब DL का हमें क्या करना है, सम। और DL क्या है हमारा, वेक्टर, DL क्या है, वेक्टर, समझ रहे हैं आप। तो ये सब DL क्या है, वेक्टर हैं, क्लियर। ये DL ये सब वेक्टर है, तो एक से ज्यादा वेक्टर है ना। तो कैसे अगर हम बहुत ज्यादा, मतलब लॉ ऑफ पॉलीगन याद कीजिएगा, एक वेक्टर ये है A, फिर एक वेक्टर ये है B, फिर एक वेक्टर ये था C, फिर एक वेक्टर ये था D,
फिर एक वेक्टर ये था E, फिर एक वेक्टर ये था F, है ना। फिर क्या होता था कि क्लोजिंग साइड इन अपोजिट सेंस, क्लोजिंग साइड इन अपोजिट सेंस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल वेक्टर्स। याद आया कुछ? क्लियर? तो देखना जरा, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, बहुत सारे वेक्टर हैं डीएल डीएल, ठीक है। क्लोजिंग साइड इन अपोजिशन, तो इनिशियल मतलब फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है, ये समझिए। फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है, तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया यहाँ पर ए पर, और लास्ट वेक्टर हो गया ये बी पर हेड, ठीक है। इन दोनों को ऐसे मिला दिया तो ये हो गई साहब हमारी क्या, इन सारे डीएल का रिजल्टेंट, इन सारे रिजल्टेंट, इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट, और ये हो जाएगी हमारी एल ए बी, मतलब ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आई और ये हो गया हमारा एल ए बी और क्रॉस बी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मसला क्या है, इन शॉर्ट ये समझिए, मसला क्या है कि अगर कोई कर्व्ड शेप का कंडक्टर है, मान लो जैसे ये सेमी सर्किल है, तो वो ये कहना चाह रहा है, ये लेंथ जो है वो क्या है कि जो कर्व्ड वायर है उसके जो फ्री एंड हैं ए और बी, उनको एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दो, उनको एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दो। उन ए और बी, उन दोनों एंड्स के बीच जो वो लेंथ होगी, इस फॉर्मूले में उस केस में जो एल आता है एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा में, तो वो एल क्या होगी, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन करने, जो जॉइन कर रही है स्ट्रेट लाइन, उसकी जो भी लेंथ है वही लेंथ है ये एल। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे हो सकता है कंडक्टर ऐसे, ठीक है, इस शेप का कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक एंड तो ये हो गया ए और एक एंड हो गया साहब हमारा ये बी, ठीक है। तो ए और बी दोनों को स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये लेंथ हो गई हमारी यहां से लेके यहां तक एल ए बी। तो इस फॉर्मूले आई बी एल साइन थीटा में जो एल होगी वो ये वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी। समझ रहे हैं? ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी कर्व्ड वायर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कर्व्ड वायर के जो फ्री एंड्स हैं, उन फ्री एंड्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वही आई बी एल साइन थीटा में जो एल है वो लेंथ है वो, ठीक है। और एक चीज आई बी एल साइन थीटा में अगर लॉजिकली देखेंगे तो एल कौन सी लेंथ है, एल वो लेंथ है जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इमर्स्ड है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा था करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला फोर्स। तो दोनों केस हमने कर लिए, जब स्ट्रेट वायर है तब क्या होगा, और किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का वायर है तब उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो अब कुछ एक दो प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, ठीक है, और उसके बाद लेक्चर का समापन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स मजेदार, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो बड़ा ही इजी है। तो पहले आई बी एल साइन थीटा मतलब आई एल क्रॉस बी, इसी से स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, a wire of length L carries a current I along the x-axis। ठीक है, एक वायर है, ये वायर कह रहा है वो कि ये वायर है और इसकी लेंथ है L, करंट I है किधर, along x-axis। A magnetic field B is equal to, magnetic field B is equal to B naught I cap plus J cap plus K cap। टेस्ला exist in space, find the magnitude of the magnetic force on the wire। ठीक है, तो सिंपल है, आपको करंट दे रखी है, लेंथ दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है ना। तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस
बी, ये होता है सब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है? अब लेंथ किधर दी, लेंथ की डायरेक्शन हम मानते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? एक्स डायरेक्शन में। तो लेंथ हो जाएगी हमारी L इज इक्वल टू L और I कैप, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में। तो F इज इक्वल टू I L I कैप, भाई L लेंथ हो गई, L I कैप, और क्रॉस B हमें क्या दिया हुआ है? B नॉट I कैप प्लस B नॉट J कैप प्लस B नॉट K कैप, ठीक है ना। बस अब हमको क्या करना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना। और बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है हमारा A क्रॉस और फिर ब्रैकेट में B प्लस C है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब A क्रॉस B, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो B पर भी चला जाएगा और C पर भी चला जाएगा, है ना। तो वही क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब ये जो I है ये यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इनका। तो I L B नॉट और I क्रॉस I, ठीक है ना, प्लस I L B नॉट और I क्रॉस J। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, मतलब J क्रॉस I मत कर देना, ये जा रहा है इधर से तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ठीक है ना। तो I क्रॉस J प्लस I L B नॉट और I क्रॉस K कैप, ये हो गया। अब I क्रॉस I आपको पता है सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा फिर I L B नॉट और I क्रॉस J क्या हो जाएगा बच्चों? I J K, ये साइकिल थी, याद आया, तो I क्रॉस J हो जाएगा हमारा K कैप के इक्वल, तो ये हो गया K कैप, ठीक है, प्लस I L B नॉट I क्रॉस K तो उल्टा साइकिल हो गया, मतलब माइनस में हो जाएगा, तो I क्रॉस K हो जाएगा माइनस J, तो माइनस J, तो I L B नॉट इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा K कैप माइनस J कैप। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है साहब, ये कर लिया हुआ है, इसे तो रफ कर देता हूं मैं अब, ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। बहुत सिंपल कॉमन लेक्चर था बच्चों आज का। अब है साहब आपका A triangular shaped wire carrying 10 ampere current is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla as shown in figure. The magnetic force on segment CD is, आपको गिवन है कि BC इक्वल टू CD इक्वल टू BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है ये एक वायर है और इसको इस शेप में ऐसे, ठीक है, ये शेप दी गई है साहब, इसमें ये 10 एम्पियर की करंट है, क्लियर, ये A, ये B, ये C, ये D, ठीक है, और ये BD 5 सेंटीमीटर है, ये BC भी 5 सेंटीमीटर है और ये आपका CD भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, आपको गिवन है ये, क्लियर। और ये X डायरेक्शन में ये साहब हमारा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमको, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है हमारा कितना? 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला, ठीक है। तो वो कह रहा है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट CD, ये सेगमेंट का मतलब ये वाला जो टुकड़ा है इस वायर का CD, इस पर हमें फोर्स बताना है। तो भाई करंट कैरिंग वायर है, भाई करंट कैरिंग सेगमेंट है और वो किस में रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स तो लगेगा, सही है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों F इक्वल टू IBL साइन थीटा, क्लियर। तो I कितनी फ्लो हो रही है इसमें, हमें ये पता है कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर,
कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, 0.5 टेस्ला में। ठीक है, लेंथ कितनी है, तो CD की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सब कुछ दिया हुआ है बस। अब और जेईई मेन का क्वेश्चन है ये 2022, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना फॉर्मूला बेस्ड, वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, बस थोड़ा सा उसने क्या है कंफ्यूजन ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दिया कि बच्चे को एंगल निकालना पड़े, मतलब सोचना पड़ेगा कि एंगल क्या लूं। तो देखना जरा भाई, ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये जो है आपका BCD, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये एंगल आपका बनेगा 60 और ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी आपका 60। ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ऐसे एक्स में आगे बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये AD और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल 60 है ही तो ये भी 60 होगा, तो ये एंगल 60 होगा। तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। कहने का मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 60 डिग्री का है। बस इसमें ये ही थोड़ा सा उसने एक रेसिपी डाली थी, बाकी इस फॉर्मूले में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो F इक्वल टू आई कितनी है 10 एम्पियर, B कितना है साहब 0.5, लेंथ कितनी है साहब 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इंटू साइन 60। ठीक है, बाकी इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये 10 इंटू 2.5, ठीक है, ये और ये इंटू 10⁻⁻2 और ये हो गया आपका साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है साहब, तो ये हो जाएगा साहब हमारा 25 क्या भाई 10 हो गया। ठीक है ना, करंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.5, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका 0.5। ठीक है, और L हो गई 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 √3/2 हो जाएगा इसका। सही है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 और 10, देखो 10 की पावर 1 और ये 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻1 नीचे ले आएंगे तो 10 इंटू 2 और ये हमारा √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732 और अपॉन में नीचे 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.216 न्यूटन, 0.216 न्यूटन। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। तो ये मैं समझ, देखना कितना इजी क्वेश्चन आया जेईई मेंस में, मतलब आपका फॉर्मूला क्लियर है तो हो गया, समझ रहे हैं आप। अब साहब, अब देखिए साहब एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा मजेदार। और क्वेश्चन है कि a wire carrying current I is tied between points P and Q, ये है साहब, एक वायर है, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। ठीक है, इन दोनों के बीच वो बंधा हुआ है और यहां पर ये साहब ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, और ये इसमें है करंट I। क्लियर। और ये मींस आर्क है, ये सेंटर पर यहां जो इसका हाफ एंगल है, ये एंगल है हमारा θ0। कितना θ0, ये हो गई रेडियस R and is in the shape of a circular arc of radius R due to a uniform magnetic field B। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से उसने कैसी शेप ले ली है, एक आर्क की फॉर्म ले ली है। इन द विसिनिटी ऑफ द वायर, इफ द वायर सबटेंड्स एन एंगल 2θ0 एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ विच इट फॉर्म्स एन आर्क, देन द टेंशन इन द वायर एज, समझ रहे हैं आप।
देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये एक वायर था जो P और Q के बीच बंधा हुआ था और इसमें करंट आई थी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना, सवाल को समझिएगा। और वो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख देंगे तो देखिए करंट जा रही है इधर, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगा और ये यहाँ पर दो खुंटियों से, दो नेल्स से बंधा हुआ है। तो जब एक तार बंधा हुआ है खूंटियों से और उसको आप खींचोगे तो क्या होगा? वो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, है ना भाई। देखो क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि ये फोर्स से खींचेगा नीचे ऊपर की तरफ, है ना। तो ये खूंटी से बना हुआ है ना, तो ये तार ऊपर की तरफ खींचेगा तो खूंटी को खींचेगा और खूंटी खींचेगी, नेल जो है वो अपनी तरफ खींचेगी। एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस वायर में जो टेंशन होगा वो होगा ये T। ऐसे इधर आपका T, क्लियर है? अब साहब जो टेंशन होगा वो भाई टेंजेंशियल होगा, स्ट्रिंग के अलोंग ही तो होगा, तो टेंजेंशियल। और ये है रेडियस, तो ये एंगल हो गया साहब हमारा 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री। ये आपका टेंशन टेंजेंशियल, ये रेडियस, एंगल हो गया साहब ये आपका 90 डिग्री। क्लियर है? अब साहब ये आपका P और ये आपका Q, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, सही है, तो ये हो गई साहब। अब जरा देखना, अब देखिए ये एंगल आपका 90, ठीक है ना, ये एंगल हो गया आपका 90, ये थीटा नॉट, क्लियर। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90, सही है ना। ये एंगल हो जाएगा साहब 90 माइनस थीटा नॉट, सही है। 90 माइनस थीटा नॉट 90, और ये मान लेते हैं हम एंगल x, तो x प्लस 90 माइनस थीटा, तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा नॉट। सिमिलरली ये एंगल आपका थीटा नॉट है, ये एंगल भी आपका थीटा नॉट है, दे रखा है भाई 2 थीटा नॉट है ना ये पूरा। ये एंगल 90, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट, और ये एंगल भी हमारा आएगा कितना? थीटा नॉट, सही है ना। फील करने वाली जो चीज है इसमें बस वही है टेंशन। कैसे भाई? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो वायर को अपनी तरफ खींचेगा, वो ऊपर की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये वायर फ्री नहीं है, बंधा हुआ है, तो ऊपर की तरफ जा नहीं पाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि जो नेल्स है वो अपनी तरफ खींचेंगी, तो वायर में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंशन, क्लियर। अब टेंशन लाइन ऑफ प्लेन, तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा साहब हमारा T cos थीटा नॉट, सही है ना। और ये कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा T sin थीटा नॉट। ऐसे ही ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका T cos थीटा नॉट, और ये कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा नॉट, क्लियर। अब जरा देखिए, वायर है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं वो इक्वल होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं, एंड राइट हैंड साइड में जितने फोर्स हैं वो इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फोर्स हैं। तो देखो T cos थीटा नॉट, T cos थीटा नॉट दोनों इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा हुआ है? F। नीचे की तरफ टोटल कितना है? T sin थीटा नॉट, T sin थीटा नॉट मतलब 2T sin थीटा नॉट, समझ रहे हैं आप। अब साहब F क्या है? जो इस आर्क पर फोर्स लग रहा है। अब आर्क कॉन्सेप्ट कौन सी आ गई कि आर्बिट्ररी मतलब कर्व्ड वायर है और उस पर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू IBL, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। और भैया थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, माइनस जेड में, कंडक्टर XY प्लेन में है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू हो गया IBL, और L अब यहां क्या होगी? P और Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पर जो हमें लाइन मिलेगी उस लाइन की लेंथ मतलब PQ, ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है ये हमारी। तो ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करेंगे बच्चों कि मान लो ये है O और ये है Q, तो QO
कैसे निकालेंगे? साइन थीटा नॉट इक्वल टू QO परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बच्चों R, तो यहां से QO आ जाएगा R साइन थीटा नॉट। तो टोटल PQ जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 2R साइन थीटा नॉट। समझे कुछ? मैंने कौन सी कॉन्सेप्ट यूज की अभी कि वायर है कर्व्ड, और कर्व के केस में जो लेंथ ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? दोनों एंड्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दो तो उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी फॉर्मूले में। ठीक है ना? तो मैंने P और Q को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया और इस स्ट्रेट लाइन की मैंने फिर लेंथ निकाल ली, और वो लेंथ कितनी आ रही है PQ की? 2R साइन थीटा नॉट। ठीक है ना? तो F इक्वल टू IBL, तो IBL और L कितनी है? 2R साइन थीटा नॉट, 2R साइन थीटा नॉट। ठीक है ना? तो दोनों क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर F की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा IB 2R साइन थीटा नॉट इक्वल टू 2T साइन थीटा नॉट, 2T साइन थीटा नॉट। तो साइन थीटा नॉट से साइन थीटा नॉट कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो T की वैल्यू आ जाएगी बच्चों IB इंटू R, IB इंटू R, तो ये आ गया आपका टेंशन। ठीक है ना? तो टेंशन ही पूछा है हमसे, और IBR राइट। तो टेंशन कितना आ गया? IBR इतना टेंशन होगा। तो आई होप बच्चों के आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।